रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, जो बच्चे एब्सेंट होंगे तो देख सकते हैं। हाँ बताइए, कोई प्रॉब्लम है क्या, बताइए। कल की क्लास आप लोगों ने कर ली होगी। कल मैंने आपको क्या बताया था कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, ठीक है ना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में उसके जो सॉल्यूशंस आते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं और कुछ सॉल्यूशंस हमारे काम के हैं, कुछ नहीं है। तो जो काम के सॉल्यूशन है वो देखिए, उससे जो सॉल्यूशन आते हैं उसकी हेल्प से कुछ नंबर्स आते हैं, ठीक है ना भाई। उसके जो सॉल्यूशन होंगे कुछ नंबर्स होंगे, तो वो क्या इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। तो फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट हुई है तो ध्यान दीजिएगा जरा। फर्स्ट जो आपका नंबर है जो आपको पढ़ना है, ठीक है ना, सॉल्यूशन ऑफ वेव फंक्शन गिव्स क्वांटम नंबर, याद है, सॉल्यूशन ऑफ वेव फंक्शन गिव्स क्वांटम नंबर, और यही क्वांटम नंबर्स आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट क्वांटम नंबर जो आपको पढ़ना है वो है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एन से दिखाते हैं, ठीक है। कैसे दिखाते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को? स्मॉल एन से। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन, करेक्ट। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें नोट करना है, पी क्यू एन। पी क्यू एन का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, ठीक। ये इसका पॉइंट नंबर 1 है। उसके बाद एन की जो वैल्यू होगी, एन इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन टू अप टू इंफिनिटी, ठीक। एन की वैल्यूज हो सकती हैं, फिर से वही चीज है, एन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, एन इज नॉट इक्वल्स टू फ्रैक्शन। एन जीरो नहीं हो सकता है और एन फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ एन को रिप्रेजेंट करता है, एन शेल को रिप्रेजेंट करता है। अब ध्यान से सुनो जरा, अभी आपको कुछ डिफरेंस लिखाएंगे हम कि बोर का जो ऑर्बिट था और जो यहाँ पे ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, ठीक है ना, ओके। वेव मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल सीधे शब्दों में बोले तो मॉडर्न टाइम में एटम का जो मॉडल चल रहा है वही अब आपको पढ़ाया जा रहा है, यानी कि वही अब आपको स्टार्ट कराया जा रहा है, करेक्ट। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर एन क्या होता है आपका? शेल होता है, ठीक। जैसे कि वहां पर एन क्या होता था? ऑर्बिट होता था, कहां पर? बोर वाले मॉडल में, ठीक है ना। अभी मैं आपको डिफरेंस भी लिखाऊंगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। अब ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये बताता क्या है? तो ये दो बातों के बारे में बताता है। नंबर 1, साइज ऑफ द एटम, इट रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स, सुनिए ध्यान से, नंबर 1 साइज ऑफ द एटम, ये साइज ऑफ द एटम के बारे में बताता है, और दूसरा ये एनर्जी के बारे में भी बताता है, ठीक है। टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को भी बताता है, साइज ऑफ द एटम और टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को बताता है। अब कैसे बताता है वो भी पढ़ाया जाएगा, आप टेंशन मत लो। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में फिर से सुनो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कैसे दिखाते हैं? स्मॉल एन से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, एन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, एन इज नॉट इक्वल्स टू फ्रैक्शन, ठीक है। एन क्या है? शेल है, करेक्ट। और रिप्रेजेंटेड बाय साइज ऑफ एटम, टोटल एनर्जी ऑफ द, सॉरी, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? साइज ऑफ द एटम के बारे में बताता है, और क्या बताता है? टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, ठीक है ना। अब सुनिए, एक पॉइंट हम साइड में नोट कर लेते हैं यहाँ पे, क्या, ध्यान से सुनो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज सिमिलर टू, सेम नहीं लिख रहा हूं, सुन लो, सिमिलर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज सिमिलर टू बोर्स ऑर्बिट। याद है, जैसे बोर्स ऑर्बिट को एन से दिखाया जाता था, वो बोर का मॉडल था, ठीक है। वैसे ही क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, यानी कि मॉडर्न जो केमिस्ट्री है उसमें जो मॉडल है उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से दिखाते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, फर्स्ट क्वांटम नंबर आप पढ़ चुके हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर है, ठीक है, नंबर 2, नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम नंबर,
और या इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है एंगुलर क्वांटम नंबर। क्या नाम है इसका दूसरा? एंगुलर क्वांटम नंबर, करेक्ट। अब ध्यान से सुनिए जरा, ये रिप्रेजेंट क्या करता है? अब थोड़ी सी जरा बातें समझ लीजिए। चलो पहले मैं लिखा देता हूं, फिर पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट देखिए, एक्सप्लेन क्या करता है आपको। एजिमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल। एजिमुथल क्वांटम नंबर represent orientation of सबशेल। नंबर 1 पॉइंट। अब ये सबशेल क्या होती है भी पूरा एक्सप्लेन करूंगा, आप टेंशन मत लो। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ एल, इसको हम एल से दिखाते हैं। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से दिखाते थे, एजिमुथल क्वांटम नंबर को हम कैसे दिखाते हैं? एल से दिखाते हैं, स्मॉल एल से दिखाते हैं, ठीक है ना। अब सुनिए, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सबशेल को रिप्रेजेंट, सबशेल के ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। और वैल्यू ऑफ एल जो चलेगी वो कहां से कहां तक चलेगी? वैल्यू ऑफ एल जो चलेगी वो चलेगी 0 टू n-1। ये क्या बात है, अभी पता चलेगा, रुक जाओ। 0 टू n-1 तक इसकी वैल्यू चलती, याद रखिएगा। एल की वैल्यू कहां से कहां तक चलती? 0 टू n-1, ठीक। ओके, नाउ अब देखिए एग्जांपल समझो। एग्जांपल, मान लीजिए कि n इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, ध्यान समझो। n इज इक्वल्स टू मान लो दिया हुआ आपको 2, n इज इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, ठीक। तो शेल नंबर कितना है? 2 है, ठीक। शेल नंबर कितना है? 2 है। मतलब समझो, एटम में डिफरेंट शेल्स होती होंगी, ठीक है। ऐसे आप समझो, एटम में डिफरेंट शेल होती होंगी। ये मान लीजिए फर्स्ट शेल है, जो येलो कलर से मैंने पेंट किया है, ये फर्स्ट शेल है मान लो। फिर दूसरा जो शेल है मान लो, वो ये वाला शेल है, जो मैंने यहां पर ये देखिए, ये ब्लू शेल, ब्लू कह रहा हूं, ये वाला शेल है नेक्स्ट आपका, जो भी कलर है। फिर आपकी नेक्स्ट शेल है इसमें, ये नेक्स्ट शेल है। इस तरीके से बहुत सारी शेल्स होती हैं और इन शेल्स का नंबर होता है। एटम में शेल्स होती हैं, ऐसा कहां बोला गया? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में। शेल नंबर कितना है? n इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट में शेल नंबर कितना है? n इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट में शेल नंबर कितना है? n इज इक्वल्स टू 3। अब सवाल उसने क्या दिया आपको, नहीं एग्जांपल में क्या दिया? n इज इक्वल्स टू 2। कहने का मतलब समझो, n इज इक्वल्स टू 2 में जो l चलेगा तुम्हारा, वो चलेगा कहां से कहां तक? 0 टू n की वैल्यू कितनी देके रखा है? 2, 2 माइनस 1, यानी कि 0 से 2 माइनस 1 आपको लेना है। मतलब 0 2 अप टू माइनस 1 1, यानी कि 0 से 1, यानी कि दो ही नंबर आएंगे, 0 आएगा और 1 आएगा। मतलब इसका मीनिंग समझो, इसका मीनिंग ये है कि शेल नंबर 2 में जब तुम जाओगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में, अगर एटम को देखा जाए तो उसमें शेल्स होती हैं, और शेल के अंदर जब आप जाओगे तो n इज इक्वल्स टू 2 को मैं बाहर निकाल रहा हूं। मान लो ये शेल है, n इज इक्वल्स टू 2, समझिएगा जरा। ये क्या है आपका? n इज इक्वल्स टू 2 वाला शेल है मान लो, और इस शेल में कितने सबशेल्स हैं ये कौन बता रहा है? एल बता रहा है। सुन लेना ध्यान से। जैसे तुम्हारा नाम है मान लो, कुछ तुम्हारा नाम है मान लो रोहन, किसी का नाम है, तो रोहन का रोल नंबर भी तो होता है स्कूल में, क्यों भाई? मान लो रोहन का रोल नंबर है 25, तो उसके टीचर उसको 25 रोल नंबर से बुलाएंगे, मतलब बोलेंगे रोल नंबर 25 खड़े हो जाओ, ठीक। तो 25 रोल नंबर में जब बोलेंगे खड़े हो जाओ, तो रोहन खड़ा हो जाएगा। यानी कि रोहन का नाम तो रोहन है, लेकिन उसको पहचाना जाता है एक नंबर से, ठीक। और वो नंबर क्या है? 25, रोल नंबर। ठीक उसी तरीके से एटम्स में जब आपने वेव फंक्शन का सॉल्यूशन किया या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन किया, बहुत सारे नंबर निकल के आए, ठीक। और वो नंबर कुछ ना कुछ बताते हैं। जैसे कि जो n है वो किसको बताता है? शेल को। यानी कि एटम में जाना है शेल नंबर 2 में, n बराबर 2 है, तो 1 को छोड़ के 2 वाले में जाना है। जब आप 2 वाले शेल में जाओगे तो ध्यान से चेक करो, तब आपको क्या मिलेंगे? सबशेल्स मिलेंगे। सुन लीजिए ध्यान से, क्या बोला? एजिमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट ओरिएंटेशंस ऑफ सबशेल। मतलब ये जो l होता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर, ये दिखाता है किसको? सबशेल्स को। और ये सबशेल कहां होते हैं? तो जवाब है शेल के अंदर सबशेल होते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे कि आपका घर है
घर बाहर से देखा, मान लो आपका हाउस नंबर 2 है, तो हम हाउस नंबर 2 में जाएंगे और रूम नंबर 3 में जाना है। तो हाउस नंबर 2 में जब जाओगे तो बहुत सारे रूम होंगे, उसमें रूम नंबर 3 में जाना है। वही कहानी यहां पर है। शेल के अंदर क्या होते हैं, सब शेल होते हैं। ध्यान से सुनो, ये आपकी शेल है n=2 वाली। इसके अंदर जाओगे तो आपको सब शेल्स मिलेंगे। इसके अंदर जाओगे तो आपको क्या मिलेंगे, सब शेल्स मिलेंगे। और कितने सब शेल मिलेंगे वो एल बताता है। एक सब शेल मिलेगा जिसका नाम क्या है 0, और दूसरा सब शेल मिलेगा जिसका नाम क्या है 1 है। मतलब समझो, एक ये सब शेल है, एक ये सब शेल है। ये वाले सब शेल के लिए L=, कितना है 0 है, और ये वाले सब शेल के लिए L=, कितना है 1 है। ये पूरी कहानी है। जब n=2 देगा तो समझ जाना, ठीक। अब मैं आपको बता रहा हूं, लेट अस से मैं यहीं पर आपको बता दूं, है ना। सुनो, मान लो उसने दिया n=3। अब मान लो उसने आपको बताया क्या, n=3 दे दिया, तो l की वैल्यू कहां से कहां चलेगी, 0 to n-1, यानी कि 0 to 3-1, यानी कि 0 to 3-1, यानी कि 2, यानी कि 0 लेना है, 1 लेना है, 0 भी लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, ठीक। तो l की कितनी वैल्यूज हो गई यहां पर n=2 के लिए। l की एक तो वैल्यू हो गई 0, एक हो गई 1 और एक हो गई 2, ठीक। कहने का मतलब ये, ध्यान से चेक करिएगा, l=0, l=1 और ये l=2, ठीक। मतलब कि जब आप कहां जाते हो, जब आप कहां जाते हो n=3 में, यानी कि जब आप शेल नंबर 3 में जाते हो तो आपको कितने सब शेल्स मिलते हैं, 3 सब शेल मिलते हैं, ठीक। कौन कौन से, l=0 वाला, l=1 वाला और l=2 वाला, ठीक। तो शेल होते हैं, और मतलब एटम है, एटम, एटम के वेव मैकेनिक्स मॉडल, मैकेनिकल मॉडल में क्या बताया गया, एटम, एटम के अंदर शेल, शेल के अंदर सब शेल होते हैं। तो एल बताता है किसको, सब शेल को। अब यहाँ कुछ बात लिखी क्या, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट ओरिएंटेशन ऑफ सब शेल। ओरिएंटेशन ऑफ सब शेल मतलब सब शेल किस तरीके से अंदर ओरिएंटेड है, मतलब प्रेजेंट है। उनकी डायरेक्शंस के बारे में बताया जाता है। वो सब धीरे धीरे सिलेबस आगे बढ़ेगा तो आपको कभी ना कभी पता चलेगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। अभी तो इतना ही डाइजेस्ट कर लो आप। अब सुनिए, नेक्स्ट क्या है। अब यहीं पर आपको एक बात बतानी है, क्या, नंबर ऑफ सबशेल्स अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान से सुन लेना, नंबर ऑफ, एनओ का मतलब नंबर, नंबर ऑफ सबशेल्स अगर आपसे पूछा जाए कि कितने सबशेल्स हैं। अब चेक करो, जब n=2 है तो कितने सबशेल हैं, 1 2, 2 सबशेल्स हैं। मतलब n=2 मतलब शेल नंबर 2 में 2 सबशेल्स। कौन कौन से, एक का नाम l=0, एक का नाम l=1, ठीक। सबशेल नंबर 3 में कितने, सॉरी शेल नंबर 3 में, n क्या है शेल, शेल नंबर 3 में कितने सबशेल हैं, 1 2 3, एक का नाम l=0, एक का नाम l=1, एक का नाम l=2। तो मैंने आपसे पूछा कि नंबर ऑफ सबशेल्स कितने होते हैं, बताओ। तो आपने कहा कि जो शेल नंबर होता है उतने ही सबशेल होते हैं। शेल नंबर 2 है तो सबशेल भी 2 है, शेल नंबर 3 है तो सबशेल भी क्या है, 3 है। तो जो शेल नंबर होगा उतने ही उसमें सबशेल होंगे। तो नंबर ऑफ सबशेल इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ n इन एनी शेल, वैल्यू ऑफ n इन एनी शेल, ठीक। ये बात है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए आपसे सवाल पूछता हूं मैं, अभी तक जितना पढ़ा उसके ऊपर सवाल। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन उसने आपसे पूछा, हाउ मेनी सबशेल्स इन फिफ्थ शेल। क्वेश्चन कह रहे हैं हाउ मैनी सबशेल्स इन फिफ्थ शेल, करेक्ट। फिफ्थ शेल में कितने सबशेल होंगे, ये उसने आपसे सवाल पूछा। फिफ्थ शेल में कितने सबशेल होंगे, ये क्वेश्चन उसने आपसे पूछा। 5, वेरी गुड, ठीक। ऑप्शंस भी देके रखे, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, बस दो ही ऑप्शन है 1 and 5। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब कह रहा है रिप्रेजेंट करो इसको कि चल क्या रहा है, समझाओ, ठीक है। तो अगर हम समझाएंगे इसको तो किस तरीके से समझाएंगे, ध्यान से चेक करो बच्चों। इसको हम इस तरीके से समझाएंगे, ये ऐसे। अब आप समझ जाना, ये क्या आपका n=5 वाला, ये पूरा है ना, n= क्या है 5 वाला शेल है ये। और इस शेल में कितने सब शेल हैं, 5 सब शेल हैं। इस शेल में कितने सब शेल हैं, 5। ये रहा फर्स्ट, समझ जाना भाई, शेड कर दे रहा हूं बस ऐसे, फर्स्ट, ठीक। ये रहा सेकंड,
ठीक, ये रहा थर्ड, ठीक, ये रहा फोर्थ, और ये रहा फिफ्थ। ठीक, और सबशेल अब आपसे कह रहा नहीं बताओ कौन कौन से सबशेल है, तो भाई एल की वैल्यू कहां से कहां चलती, एल बराबर 0 to n-1 चलता है। ठीक, यानी कि यहां पर एल की वैल्यू कहां से कहां चलेगी, 0 to 5-1 यानी कि 4, यानी कि एल क्या क्या चलेगा, एल बराबर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4। बस ये नाम है, सबशेल्स के नाम है, उनको रोल नंबर दिया गया, ऐसे समझ लो आप। ठीक, तो यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर क्या है, एल इज इक्वल टू 0 है, यहां पर एल इज इक्वल टू 1 है, यहां पर क्या है, एल इज इक्वल टू 2 है, ये क्या है, एल इज इक्वल टू क्या है, इस सबशेल के लिए एल इज इक्वल टू 3 है, और इस सबशेल के लिए एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, और बस हो गया। 5 सबशेल है, 0 से स्टार्ट होगा, 0 to 4। ये कहानी यहां पर चल रही थी, ठीक है ना। अब सुनिए क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द फिफ्थ शेल। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ये बड़ा अच्छा सवाल इसने दिया आपको बच्चों, ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द possible value of fifth shell, select the possible एक मिनट, select the possible value of fifth shell for azimuthal quantum number. Okay, select the possible value of fifth shell for what, for L मीन्स azimuthal quantum number के लिए पॉसिबल वैल्यू सेलेक्ट करिए। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6.5 एंड ऑप्शन डी इज 1। ऑप्शन डी इज 1, बताइए कौन सा ऑप्शन है। फिफ्थ शेल के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर का पॉसिबल वैल्यू कौन सा होगा, बताइए, बता सकता है कोई भाई, कौन सा ऑप्शन होगा बताओ, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है स्टूडेंट्स। यहां पे देखिए फिफ्थ शेल यानी कि n बराबर कितना दिया है 5, तो देख लो l की क्या क्या वैल्यू होगी। 5 बेटा कहां से आ जाएगा आंसर, अच्छा हाँ n की वैल्यू, हाँ n की वैल्यू 5 है। 5 कहां कर रहे हो तुम लोग, सबके सब 5 कर रहे हो क्या, कहां टिक लगा रहे हो भाई, n इज इक्वल टू 5 है, तो उसने बोला सिलेक्ट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ फिफ्थ शेल फॉर एजिमुथल क्वांटम नंबर l, तो l कहां से कहां तक चलता है, 0 to n-1 यानी कि 0 से कहां तक चलेगा, 5-1 यानी कि 4 चलेगा, तो 0 1 2 3 4, तो n इज इक्वल टू 5 के लिए अभी तो कराया ऊपर, n इज इक्वल टू 5 यानी कि फिफ्थ शेल में l के क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं, तो फिफ्थ शेल में l के 1 2 3 4 और 0 वैल्यू हो सकते हैं। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, ये सब l के वैल्यू दिए हैं, आपको सेलेक्ट करना है फिफ्थ शेल में क्या पॉसिबल है, n का l का वैल्यू, l का वैल्यू बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, डी, यस। 0 है नहीं है, 1 है या इनमें से कोई नंबर है, हाँ ऐसे चेक कर लो, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आया भाई, दिमाग लगा के पढ़िएगा नहीं पूरा खराब हो जाएगा, केमिस्ट्री बेसिक है ये। अब सुनिए ध्यान से, देखिए अब ये जो सबशेल होते हैं बच्चों, ओके, अभी तक इन सबशेल को नंबर दिए गए, जैसे आपकी क्लास में बच्चों को रोल नंबर दिए जाते हैं, किसी का रोल नंबर 25 है, किसी का 26 है, किसी का 27 है, भाई उनके कुछ नाम भी तो होते हैं, रोहन, राकेश, राजेश, ठीक। तो यही बात करी गई क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में। अभी तक हम नंबर से सब कुछ दिखा रहे थे, अब हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को नाम, समझ रहे हो ना, मतलब सबशेल्स को आप नंबर से दिखा रहे थे, भाई नामकरण तो करो, उसका नेमिंग तो करो। तो किसी ने कहा चलो उसके नाम रख देते हैं, तो इसके नाम रख दीजिए। तो एल बराबर 0 का कुछ नाम होगा, एल बराबर 1 वाली सबशेल का कुछ नाम होगा, एल इज इक्वल टू 2 वाले का कुछ नाम होगा, एल इज इक्वल टू 3 वाले का कुछ नाम होगा, नेमिंग, नेमिंग करोगे वापस की, नेमिंग ऑफ सबशेल्स, क्या, नेमिंग ऑफ सबशेल्स। ठीक, अब ध्यान से सुनो कैसे नेमिंग करते हैं, देखिए नेमिंग कैसे करते हैं। यहां लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखा है ना एल, एल का मतलब सबशेल्स के नंबर लिखेंगे हम, और यहां पे उसके नाम लिख दीजिए, नेमिंग। ठीक, चलिए
अब देखिए, अगर L इज इक्वल टू 0 होगा तो नाम होता है इसका S सब शेल। क्या नाम होता है इसका? S बोलते हैं इसको, S सब शेल। S ही इसका नाम रख दिया गया, SPDF ऐसे नाम पड़ेगा। L इज इक्वल टू अगर 1 है तो नाम पड़ेगा सब शेल का P सब शेल। P नाम का सब शेल है ये, ठीक। अगर L इज इक्वल टू 2 होगा तो नाम पड़ेगा इसका D सब शेल, ठीक। और अगर L इज इक्वल टू 3 होगा तो नाम पड़ेगा SP। D के बाद F आता है, E मत कर देना, ये नेमिंग ऐसे E मत कर देना, F सब शेल, ठीक। बस अब जैसे ABCD आप पढ़ते हो वैसे चलता जाएगा, बस यही याद रखना है। L0 के लिए S सब शेल, L इज इक्वल टू 1 के लिए P सब शेल, L इज इक्वल टू 2 है तो D सब शेल का नाम मतलब D सब शेल है, L इज इक्वल टू 3 है तो F सब शेल है, और L इज इक्वल टू 4 है तो बस अब ABCD चलाते जाओ। F के बाद क्या आता है? GHIJKLMN, इस तरीके से। तो L इज इक्वल टू 4 है तो G सब शेल है, ठीक। L इज इक्वल टू 5 है तो H सब शेल है, करेक्ट। L इज इक्वल टू 6 है तो I सब शेल है, एंड सो ऑन टू। अब ABCD चलता जाएगा, ज्यादा टेंशन मत लो, आपको बस F तक काम पड़ेगा बस, ठीक है, करेक्ट। तो ये अच्छे से देख लो इसको। L इज इक्वल टू 0 के लिए नाम क्या पड़ेगा सब शेल का? S सब शेल। L इज इक्वल टू 1 के लिए P सब शेल, L इज इक्वल टू 2 के लिए D सब शेल, L इज इक्वल टू 3 के लिए F सब शेल, L इज इक्वल टू 4 के लिए G सब शेल, L इज इक्वल टू 5 के लिए H सब शेल। बस इसी तरीके से चलता रहेगा, एंड सो ऑन टू। क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सेलेक्ट द सबशेल विच इज नॉट प्रेजेंट इन द सेकंड सबशेल। सेलेक्ट द सबशेल which is not present in second subshell, in second subshell, in second subshell. A is S subshell, B is P subshell, C is D subshell, D is option D is all. अब सुनिए क्या चल रहा है कहानी यहां पर। देखो उसने क्या बोला, उसने आपको बोला कि सेलेक्ट द सबशेल, वो वाली सबशेल सेलेक्ट करो विच इज नॉट प्रेजेंट इन सेकंड सबशेल, जो कि सेकंड सबशेल में प्रेजेंट नहीं होती है। नहीं, सेकंड सबशेल तो नहीं होना चाहिए, विच इज नॉट प्रेजेंट इन द सेकंड शेल होना चाहिए, ठीक है ना। सेकंड शेल, सेकंड सबशेल नहीं होगा, सेकंड शेल है ना, शेल के अंदर सबशेल होंगे ना। सेकंड, हाँ ऑप्शन सही, बिल्कुल सही बताया, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक। शेल। अब देखो जिनको अभी नहीं समझ में आया, अब आप समझो क्या चल रहा है। यहाँ पे शेल बनाओ, ये शेल है, शेल नंबर कौन सी है? ये शेल नंबर है ये सेकंड, सेकंड शेल दिया हुआ है। अब सेकंड शेल में कितने सब शेल होंगे वो हम डिसाइड करेंगे। L 0 to n-1 होता है भाई, यही तो सब शेल्स है ना, यही तो क्या है, सब शेल्स है। तो 0 to n कितना है? 2, 2-1, यानी कि 0 to 1, 0 to 1 का मतलब L की दो ही वैल्यू होंगी, 0 और 1, ठीक। यानी कि दो ही सब शेल होंगे n इज इक्वल टू 2 शेल के अंदर। तो एक ये होगा और एक यहां कहीं होगा, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, L बराबर 0 और L बराबर 1, सही है। L बराबर 0 के लिए नाम क्या था बताइए? S सब शेल, तो S सब शेल तो है। और L बराबर 1 के लिए नाम क्या था? P सब शेल, S भी है P है, तो S तो है, P है, D नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि D के लिए L की वैल्यू कितनी थी? 2 थी, और 2 तो दिया नहीं हुआ यहाँ, L बराबर 2 तो है ही नहीं। नेक्स्ट, अब देखो यहां मैंने आपको शेल दिया, ठीक, यहां मैंने आपको सब शेल दिया, करेक्ट।
और बस यही है, और क्या, यहाँ शेल दिया, यहाँ सब शेल दिया। सब शेल आपका कहाँ से कहाँ चलेगा, 0 to n-1, करेक्ट, 0 to n-1। नाउ देखो शेल n इज इक्वल्स टू 1, शेल n इज इक्वल्स टू 1 के लिए सब शेल कौन सी होगी, अब n इज इक्वल्स टू 1 के लिए सोचो, 0 से 1-1 यानी कि 0 से 0 चलेगा, 0 से 0 का मतलब बस l की वैल्यू 0 पॉसिबल है, तो l इज इक्वल्स टू 0 होगा, नाम होगा यहाँ पर नेम लिख रहे हैं, नेमिंग, यानी कि बस s सब शेल है, ओनली s सब शेल, यानी कि समझिए जरा क्या, n इज इक्वल्स टू 1 वाली जो शेल है उसमें एक ही सब शेल है, फिर से सुनो वेरी इंपॉर्टेंट, n इज इक्वल्स टू 1 वाली जो शेल है उसमें एक ही सब शेल है, इमेजिन करिए ये n इज इक्वल्स टू 1 वाली शेल है, इसमें एक ही सब शेल है, l बराबर 0, और इसका नाम क्या है, s सब शेल, ये चल रहा है, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, n इज इक्वल्स टू 2 अगर मैंने आपको दे दिया तो l की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी बताइए, एक तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और एक l की वैल्यू होगी भाई 2-1 1 तक, तो l की वैल्यू 1, 0 के लिए s सब शेल है, और 1 का नाम क्या है, p सब शेल, यानी कि n इज इक्वल्स टू 2 के लिए स्टूडेंट्स, n इज इक्वल्स टू 2 नंबर की जो शेल है उसमें 2 सब शेल्स हैं, s नाम की सब शेल, p नाम की सब शेल, ऑप्शन सी, n इज इक्वल्स टू 3 के लिए l इज इक्वल्स टू 0 है, l इज इक्वल्स टू 1 है, और l इज इक्वल्स टू 2 है, यानी कि s सब शेल है, l इज इक्वल्स टू 1 के लिए p सब शेल है, और l इज इक्वल्स टू 2 के लिए d सब शेल है, करेक्ट। सो n इज इक्वल्स टू 3 के लिए 3 नंबर के शेल में कितनी सब शेल्स हैं, 3, कौन कौन सी, s सब शेल, p सब शेल और d सब शेल, और मैंने आपको बताया था जो शेल नंबर होता है उतने ही सब शेल होंगे, शेल नंबर 1 तो एक ही सब शेल है, शेल नंबर 2 तो दो सब शेल है, शेल नंबर 3 तो 3 सब शेल है, शेल नंबर 4 तो 4 सब शेल होंगे, ठीक है। n इज इक्वल्स टू 4 के लिए l इज इक्वल्स टू 0, l इज इक्वल्स टू 1, l इज इक्वल्स टू 2 एंड l इज इक्वल्स टू 3, l इज इक्वल्स टू 0 के लिए s सब शेल, l इज इक्वल्स टू 1 के लिए p सब शेल, l इज इक्वल्स टू 2 के लिए d सब शेल, और d के बाद क्या आता है, s p d f g h i, l इज इक्वल्स टू 3 के लिए f सब शेल, यानी कि शेल नंबर 4 में अगर आप जाओगे, शेल नंबर 4 में जाओगे तो आपको 4 सब शेल मिलेंगी, कौन कौन सी, एस पी डी एफ, ओके करेक्ट, ये हो गया। नेक्स्ट इज, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जवाब दीजिए। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है, ये लिस्ट 1 है, ठीक, और ये लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में ए एल इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक, बी में आपको दिया हुआ है एल इज इक्वल टू 1, सी में आपको दिया हुआ है एल इज इक्वल टू 3, और डी में आपको दिया हुआ है एल इज इक्वल्स टू 2, सही है। नाउ यहां पर दिया हुआ है आपको P, F इज इक्वल्स टू, नहीं F इज इक्वल्स टू नहीं, आपको P ऑप्शन, फिर Q, फिर R एंड S, है ना, नेम दिए हुए हैं, यहाँ पे F सब शेल लिखा है, P सब शेल लिखा है Q में, नेक्स्ट इज S सब शेल, ठीक, एंड नेक्स्ट इज D सब शेल। चलो मैच करो, बताओ कौन किससे मैच होगा, मैच करो कौन किससे मैच होगा बताइए, ए किससे मैच होगा PQRS में से, हाँ A to S,
ए टू एस, ए एस से कैसे होगा बेटा? नहीं होगा मेरे ख्याल से। ए में एल इज इक्वल टू कितना है? 0 है, ठीक। और अरे भाई मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ यार, इसको पी क्यू आर एस, वो एबीसीडी वाला पी क्यू आर एस है, उससे मैच करना है। लो कैपिटल से कर लो, पी ऑप्शन, क्यू ऑप्शन, आर ऑप्शन। अब ठीक है, ए मैच होगा किससे? आर से। आया कि नहीं आया? ठीक, क्योंकि एल इज इक्वल टू 0 के लिए एस सब शेल होता है, तो ए मैचेस विद आर। एल इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होता है? पी, पी दिया है कहीं? हाँ, तो बी मैच होगा किससे? क्यू से। फिर सी मैच होगा किससे? सी, एल इज इक्वल टू 3, तो पहले आप डी को मैच कर लो। एल इज इक्वल टू 2 के लिए क्या होता है? डी, तो डी मैच करेगा एस ऑप्शन से, और सी मैच करेगा किससे? पी से। एल इज इक्वल टू 2, एफ सब शेल। क्या मैं सही हूं? एल इज इक्वल टू 2, कुछ गलती हो रही क्या? कुछ गलती हो रही क्या? सी मैच करेगा किससे? एल इज इक्वल टू 3, एस पी डी एफ, एफ से। एल इज इक्वल टू 3 किसके लिए होता है? एफ, एफ कहां पर है? पी पे, तो सी मैच करेगा पी पे। अब सही है, ठीक। उसके बाद एल इज इक्वल टू 2 किसके लिए होता है बताइए? एस पी डी, डी के लिए। एल इज इक्वल टू 2 किसके लिए होता है? डी के लिए, ठीक। सो डी कहां मिल रहा है आपको? तो डी मैच करेगा, समझना, डी ऑप्शन मैच करेगा डी सबशेल वाले यानी कि एस से, ठीक। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर आपको पढ़ना है वो है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर पढ़ना है वो पढ़ना है आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, करेक्ट। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को आप एम से या एमएस से या कभी कभी एमएल से भी इसको दिखाया जाता है, याद रखिएगा। एम से, एमएस से या एमएल से भी इसको दिखाया जाता है। एम के नीचे छोटा सा एस लगा रहेगा, एम के नीचे छोटा सा एल लगा रहेगा। अब इसके नोट्स लिखिए। इसकी वैल्यू कहां से कहां रेंज करती है, ध्यान से सुनिए। वैल्यू, इसकी वैल्यू रेंज करती है, वैल्यू ऑफ एम मैं लिख दे रहा हूं, समझ जाना। वैल्यू ऑफ एम, एम का मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो रेंज करता है वो कहां से कहां करता है? वो करता है -L टू L प्लस L। कहां से कहां बताइए? -L टू प्लस L आपको जाना है। या तो ऐसे लिखा रहेगा या तो कहीं कहीं ऐसे +L टू -L, बट जो स्टैंडर्ड फॉर्म मानते हैं वो किसको मानते हैं? इसको। वैसे भी लिख सकते हो आप -L टू प्लस L। अब इस बात का क्या मतलब है ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने बोला L इज इक्वल्स टू 1 दे दिया, चलिए L इज इक्वल्स टू 1 दे दिया। तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये बताओ M, M कहां से कहां तक होगा? तो जवाब है अभी पढ़ाया गया, M कहां से कहां तक होता है? -L टू L। भाई M कहां से कहां तक होता है? -L टू प्लस L। मतलब समझो, माइनस और L कितना है? 1, तो -1 टू +1 आपको जाना है, तो आपको M मिलेगा। यानी कि M की पॉसिबल क्या क्या वैल्यू हो सकती है? नंबर लाइन पे आपको जाना है और डेसिमल वाले नंबर छोड़ दीजिए, बस आप इंटीजर्स को देखिए। तो ये नंबर लाइन है आपकी, -1 लोगे, नेक्स्ट इंटीजर क्या आएगा? 0 आएगा, और नेक्स्ट आएगा +1, तो ये 3 नंबर आएंगे। यानी कि -1, 0 और +1, ये M की वैल्यूज हैं। ये M की क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू। यानी कि अगर एज़िमुथल क्वांटम नंबर कितना है? 1 है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितने होंगे? टोटल 3। कौन कौन से? -1, 0 और +1, ठीक। अब सुनो, अब सवाल ये है कि ये रिप्रेजेंट क्या करता है? ये जो M है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ध्यान से सुनिए क्या रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल प्रेजेंट इन सबशेल। ऑर्बिटल या ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन सबशेल। सुन लो ध्यान से, ये वो वाला ऑर्बिटल नहीं है, ये वो वाला ऑर्बिट वाला, मतलब थोड़े से शब्द मिलते जुलते हैं, ऑर्बिट ऑर्बिटल, ये वो बोर मॉडल वाला ऑर्बिट नहीं है, ना ना ना, ये ऑर्बिट नहीं है, ये ऑर्बिटल है। अब पूरी कहानी समझो क्या चल रही है। आपको क्या पढ़ाया गया था बताइए?
पहले उसने बताया भाई एक शेल होगा, मैंने कहा ठीक है होगा। एटम के अंदर जाओगे बहुत सारे शेल्स होते हैं, मैं कोई भी एक शेल उठा रहा हूं, ठीक। ये कोई एक शेल है, मान लो कोई ऐसा शेल है जिसमें एल की पॉसिबल वैल्यू 1 हो सकती है। इसको फिल करना भी थोड़ा सा आफत वाला काम है ना। मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो मैंने n इज इक्वल टू 2 लिया। अब एल की क्या क्या पॉसिबल आ सकती है जी वैल्यू। पहले आप एटम के शेल नंबर 2 में गए, मान लो ये एटम का शेल नंबर 2 था। अब एल की क्या क्या वैल्यू होंगी, 0 से n-1 यानी कि 0 से 2-1 यानी कि 0 से 1 यानी कि 0-1। तो इसमें होंगे आपके 2 सब शेल्स, एक तो ये वाला, ठीक, और एक ये वाला, ठीक। अब ध्यान से सुनिए यहां पर l बराबर 0 है और इसके लिए l बराबर कितना है, 1 है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनो भाई। अभी अभी आपको क्या पढ़ाया कि l बराबर 1 में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की कितनी वैल्यूज हैं, टोटल 3, -1, 0 एंड +1। और मैंने क्या बोला कि ये जो m है ये क्या बताता है, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द सबशेल। मतलब पहले शेल के अंदर गए तो सबशेल मिला, और सबशेल के अंदर जाओगे तो ऑर्बिटल मिलेंगे। फिर से सुनो, ये जब l बराबर 1 में तुम अंदर जाओगे, यहां पे आओ, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, समझ जाना। ये सबशेल है, इस सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, ऐसे समझो। तो L बराबर जब 1 में जाओगे तो कितने ऑर्बिटल मिलेंगे तुम्हें, 1 2 3 ऑर्बिटल मिलेंगे। एक ऑर्बिटल का नामकरण होगा -1 नंबर से, मतलब उसका रोल नंबर -1 है। अरे भाई मान लो एक को 0 से दिखाएंगे और एक को +1 से दिखाएंगे। मतलब समझो। अब देखो ध्यान से, यहां पे आओगे, ये मैं अब बना रहा हूं, ध्यान से चेक करना। L बराबर 1 के अंदर जाओगे तो 1 2 3 ऑर्बिटल है। ये वाले ऑर्बिटल के लिए L बराबर 0 है, ये वाले के लिए +1 है, और ये वाले के लिए -1 है। आया, कॉमा लगा देते हैं, समझ जाओगे। और सुनो आगे की कहानी। ये ऑर्बिटल वो रीजन होता है, वो क्षेत्र होता है स्पेस में, वो जगह होती है। कितनी बड़ी बात हो गई, सुनो। इतना छोटा बेचारा एटम, एटम के अंदर शेल, शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल वो जगह है, वो स्थान है 3 डायमेंशनल स्पेस में, वो स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना होगी वो 95% होगी। आई रिपीट, फिर से सुनिए ध्यान से। इतना छोटा एटम, एटम के अंदर शेल, शेल के अंदर सबशेल, और सबशेल के अंदर ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल वो जगह है, वो स्थान है, वो स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 95% के आसपास होती है। यानी कि वो जगह है ऑर्बिटल्स जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन कहां रहता है वेव मैकेनिक मॉडल के अकॉर्डिंग, वो इस रीजन में रहता है, यहां कहीं। और ये मैंने आपको 2D में दिखाया, एक्चुअल में 2D में नहीं है, 3 डायमेंशनल स्पेस है। इमेजिन करिए जैसे एक मच्छर को ग्लास में बंद कर दीजिए, ट्रांसपेरेंट ग्लास में, और वो मच्छर बहुत हाई वेलोसिटी से चल रहा है, इधर 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 इधर, है ना। तो बाहर से देखोगे तो कैसा लगेगा, एक मच्छर है, मॉस्किटो, ये ऐसा एक ग्लास में आपने बंद कर दिया। और जब आप बाहर से देखोगे तो ये मच्छर बहुत ही रेंडमली इधर उधर चल रहा है, तो मच्छर तो नहीं दिखाई पड़ेगा। जैसे आप फैन देखते हो, फैन देखते हो तो उसके विंग्स आपको दिखाई पड़ते हैं, विंग्स तीनों अलग अलग नहीं दिखाई पड़ते हैं, बस चल रहा है, ये समझ में आता है। तो मच्छर जब चल रहा होगा तो अंदर इधर उधर उधर कुछ आपको दिखाई पड़ेगा, क्लाउड्स जैसा, बादल जैसा। लेकिन उसमें जब दिखेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, मान लें कोई केमिकल पड़ा हुआ है, तो ये मच्छर यहां नहीं आना चाहेगा, तो यहां पर वो कभी कभी आता है, लेकिन यहां वो बहुत आता है। ये जार ऊपर से बंद है, एक ऐसी इमेज आपकी आंखों के सामने आती है, तो आप क्या देखोगे, आप बोलोगे मच्छर यहाँ नहीं आता है, लेकिन ये वाले रीजन में बहुत ज्यादा आता है वो, यहाँ डेंसिटी बहुत ज्यादा है ना उसकी, मतलब जो दिख रहा होगा। तो मच्छर के जो, मच्छर मान लो उसको गोली मारना है बाहर से, एक बुलेट मार के इसको खत्म करना है मच्छर को, तो बुलेट यहाँ नहीं मारोगे आप, बुलेट यहाँ मारोगे, क्योंकि ये चांस है कि अगर बुलेट को यहाँ पे मारोगे तो मच्छर को लग सकती है। अरे ऐसा सोचो, ठीक। अब देखो जरा, अरे यार यही खराब हो जाता है, दिक्कत हो गई ना। देखो अब इसको कौन ठीक करेगा, तुम समझ जाना मैं क्या करूं।
तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उस रीजन को बताता है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है एटम के अंदर। ये वो रीजन होते हैं। बस फिर से पूरी कहानी सुनो। शेल, शेल के अंदर होता है सबशेल, सबशेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल वो वाली जगह होती हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 95% के आसपास होती है। ठीक, तो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन सबशेल, ये बात मैंने आपको बताई। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या दिखाते हैं? ऑर्बिटल प्रेजेंट इन सबशेल। अब फिर से वही बात है क्या कि व्हाट इज ऑर्बिटल, अगर आप लिखना चाहें कि भैया ऑर्बिटल क्या है ना, ऑर्बिटल क्या है। ठीक, व्हाट इज ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्या है? तो लिखेंगे दिस इज अ थ्री डायमेंशनल स्पेस, दिस इज अ थ्री dimensional, this is a three dimensional space around the nucleus। ठीक है, एटम में जो न्यूक्लियस होता है सेंटर, उसके चारों तरफ ये वो थ्री डायमेंशनल स्पेस होगा विद इन विच, जिसके अंदर within which the probability of the probability within which the probability of finding the electron of finding the electron is maximum, is maximum approx 95% approx। अब देखिए पूरी पिक्चर मैंने आपको विजुलाइज करा दी, एक बार फिर से विजुलाइज कराना चाहता हूं अलग तरीके से। मान लो ये शेल है, ठीक, शेल के अंदर कोई, शेल के अंदर बहुत सारे सबशेल्स होते हैं। ये कोई सबशेल है, ये कोई सबशेल है, और सबशेल के अंदर होंगे ऑर्बिटल। ठीक, ये शेल है, एग्जांपल के तौर पे n इज इक्वल टू 2 वाला शेल है। ठीक, इसके अंदर ये क्या है, l इज इक्वल टू 1 वाला सबशेल, और ये क्या है, l इज इक्वल टू 2, सॉरी 2 कह रहा हूं, 1 वाला सबशेल। यानी कि एक तरीके से अगर आप देखें तो ये क्या है, s सबशेल है, और ये क्या आपका p सबशेल है। ठीक, और m की वैल्यू कहां से कहां चलती है, -L2 + L। ठीक, तो अब बताओ जीरो के लिए वैल्यू कहां से कहां चलेगी, -0 टू +0, मतलब जीरो माइनस जीरो जीरो होता है, प्लस जीरो भी जीरो, यानी कि जीरो से जीरो यानी कि जीरो। तो इसका कहने का मतलब है कि L इज इक्वल टू जीरो में, जब L इज इक्वल टू जीरो है तो M इज इक्वल टू जीरो होगा। L इज इक्वल टू जीरो है तो M इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि L इज इक्वल टू जीरो, यानी कि S सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, ओनली वन ऑर्बिटल। लेकिन L इज इक्वल टू 1 के लिए क्या किया था आपने, क्या क्या वैल्यू आए थे, -1, 0 और 1, किसके लिए, L इज इक्वल टू 1 के लिए, यानी कि L इज इक्वल टू 1, यानी कि p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से, ये लो, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक, यहाँ पर m-1 है, और यहाँ पे 0 है, और यहाँ 1 है, और ये वो रीजन है जहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है एटम के अंदर। ठीक है, तो यही बात मैंने आपको लिखवाई। अब आप एक एक करके नोट कर लीजिए। नंबर 1, अगर L 0 है, अभी मैंने आपको वहां दिखाया L 0 है, तो M कितना होगा, -0 से +0 यानी कि 0, तो M 0 हो जाएगा। L 0 M 0, L 0 का मतलब S सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, S सबशेल में ओनली 1 ऑर्बिटल। अब जब याद कर रहे हो तो एक चीज और भी बता दूं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, बस याद कर लो, अभी अभी बताएंगे। एक ऑर्बिटल में, 1 ऑर्बिटल में बस 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक क्लॉकवाइज स्पिन करता है, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है। L इज इक्वल टू 1 है अगर, तो M की क्या क्या वैल्यू हो जाएंगी बताइए, अभी दिखाया था मैंने, -1 से +1 यानी कि -1, फिर 0 और +1। ठीक, यानी कि L इज इक्वल टू 1 के लिए नाम क्या है, P सबशेल,
तो p सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 2 3, 3 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से? अब इसको ध्यान से सुनिए कौन कौन से होते हैं। एक का नाम होता है px, एक का नाम होता है py, एक का नाम होता है pz। तो pz वाला फिक्स रहता है, ये pz है, ये pz, ये या तो इसको px बोलो या तो इसको py बोलो, या इसको py बोलो या px बोलो। समझ गए? तो यहाँ पे देखो 0 नंबर के लिए, 0m के लिए pz फिक्स होता है, इसके बारे में नॉलेज है हमें। लेकिन जब m का वैल्यू +1 होता है तो इसका नाम py रख दो चाहे px रख दो, और -1 के लिए px रख दो चाहे py। तो मोटी मोटी बात ध्यान सुनो, l इज इक्वल्स टू 1 के लिए, यानी कि p सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। कौन कौन से? px py और pz, px py और pz। अगर आप चाहें तो px को आप इधर भी लिख सकते हो। अब लगे हाथ ये भी सुन लो कि अच्छा ऊपर एक ही ऑर्बिटल था तो वो भी बना लो, ये एक ही ऑर्बिटल है बस, है ना? किसके लिए? एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, लेकिन पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक, और इसका नाम कुछ नहीं, एस ऑर्बिटल इसका नाम होता है। एस सबशेल में जो ऑर्बिटल है एस ऑर्बिटल है बस। ठीक, और सुनो, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। आई रिपीट, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स भी दिखा दो भाई। ठीक है, अगर ऐसे करके बना होगा तो क्लॉकवाइज, और ऐसे बना होगा तो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। ठीक है, अब ये स्पिन क्या होता है बताएंगे, रुक जाओ। देख लिया ना, ऊपर की तरफ ऐसा है हाफ एरो तो क्लॉकवाइज, और नीचे की तरफ है तो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। ये ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, या ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। बस ये दिखाने का तरीका होता है। अब ध्यान सुनिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एस ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। किसी भी एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मतलब समझो, ये भी एक ऑर्बिटल है, इसका नाम क्या है? px। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक क्लॉकवाइज होगा एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, py में 2 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और pz में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि मोटी मोटी बात ये नई बात पता चली कि एस सबशेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन पी सबशेल में टोटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इस चीज को हम ऐसे लिखते हैं केमिस्ट्री में। अभी डिटेल में आएगा, टेंशन मत लो। डिटेल का मतलब है अभी सब धीरे धीरे सीख जाओगे, बस टेंशन मत लो। एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एस की पावर 2 लगा दो। ये क्या बताता है केमिस्ट्री में? एस की पावर 2 नहीं है, वो कहना चाहता है कि एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, क्योंकि एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल। ठीक, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक, फिर केमिस्ट्री में ऐसे लिखा रहेगा, p की पावर 6, है ना? इसका मतलब होता है p सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन। कहने चाहता है वो, ये कहना चाहता है कि p सबशेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास थर्ड नंबर, है ना? L इज इक्वल्स टू 2। बस अब L इज इक्वल्स टू अगर 2 है, यानी कि L इज इक्वल्स टू 2 वाला अगर सबशेल है, ठीक है ना, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर आपके कितने ऑर्बिटल्स होंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। 5 ऑर्बिटल होंगे। कौन कौन से? 1 2 3, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल्स होंगे। कैसे, कौन कौन से, आप देख ही सकते हो। अगर L इज इक्वल्स टू 2 है तो M की क्या क्या वैल्यू होगी बताओ? M की क्या क्या वैल्यू होगी बताओ? -L2 + L, यानी कि -2, L की वैल्यू 2 थी ना, तो -2 से +2 आपको जाना है नंबर लाइन पे। क्या क्या वैल्यू हो जाएंगी बताइए? -2, फिर -1, फिर 0, फिर +1, है ना, और फिर +2। कितने ऑर्बिटल हो गए? 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल हो गए। ठीक, इनके नाम देखिए, dxy। अच्छा एक चीज और देख लो यहीं पे साइड में, अगर 0 लिखा है तो ये इसका नाम फिक्स है ना, इसको आप dz² बोलोगे। ठीक, उसके बाद -1 यहाँ, -2 यहाँ, फिर +1 यहाँ, फिर +2 यहाँ। अगर क्या नाम है आपका dxy लिखा है,
या डी वाई जेड लिखा हुआ है, तो ये दोनों ही प्लस माइनस वन को दिखाते हैं। मतलब डी एक्स वाई प्लस वन को भी दिखा सकता है, डी एक्स वाई माइनस वन को भी दिखा सकता है, डी वाई जेड प्लस वन को भी दिखा सकता है, और डी वाई जेड माइनस वन को भी दिखा सकता है। इसी तरीके से अगर आपके पास कभी भी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा है, ठीक, या डी एक्स जेड लिखा हुआ है, तो ये आपका मतलब समझो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा है, इसको डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मत पढ़ना, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा है तो ये प्लस टू को भी दिखा सकता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा है तो माइनस टू को भी दिखा सकता है। इसी तरीके से डी एक्स जेड लिखा है तो प्लस टू को भी दिखा सकता है, डी एक्स जेड लिखा है तो माइनस टू को भी दिखा सकता है। तो ऊपर वाले भी ऑटोमेटिकली कवर हो गए। बस ये नाम है, इन ऑर्बिटल्स के नाम है, ज्यादा टेंशन मत लो। और सुनो भाई, सुन लो, इसमें भी बहुत कुछ होता है, ठीक। अभी मैं जानबूझ के नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी इसमें जाऊंगा तो 1 घंटे आधा घंटा उसी में जाएगा कि ये क्या है। सुनो ध्यान से, जब कोई थ्योरी आएगी मेरे सामने मतलब हम लोग के सामने जब टॉपिक्स आएंगे ना, तो पोल खुलती रहेगी, जिसकी जब रिक्वायरमेंट होगी तो वो फुलफिल किया जाएगा। परेशान ना हो, सिलेबस बहुत वास्ट है, ठीक। तो इसमें डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे, जाएंगे कभी पक्का जाएंगे। टॉपिक ही अपने आप आ जाएगा कि इसमें डिटेल में जाना पड़ेगा कभी, चाहे 12th क्लास में क्यों ना जाना पड़े। अब सुनो ध्यान से, तो बस L इज इक्वल टू 2 के लिए ये डी सबशेल था, यानी कि डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल, 5। कौन कौन से नाम आपके सामने लिखे हुए, चेक कर लो। एक हो गया डी एक्स वाई, फिर डी एक्स वाई लिख दो ना, डी वाई जेड, फिर हो गया क्या डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर क्या हो गया डी जेड स्क्वायर, यहाँ डी जेड स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक। फिर लिख दिया हमने क्या, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड लास्ट इज डी क्या बचा, डी एक्स जेड, ठीक। ये 5 होते हैं। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा कि ये जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी एनर्जी सेम होती है, याद रखिएगा। ये जितने भी ऑर्बिटल होते हैं इनकी एनर्जी पी एक्स पी वाई और पी जेड की एनर्जी सेम होगी। ये भी आप लिख लो, काम तो आएगा ही आपके कभी ना कभी ये भी, ठीक। मैं लिखवा दे रहा हूं पहले ही, एनर्जी ऑफ पी एक्स ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू एनर्जी, मतलब किसी सबशेल में जाओगे, जितने ऑर्बिटल मिलेंगे सबकी एनर्जी लगभग लगभग सेम रहती है, लगभग लगभग सेम रहती है, ठीक। तो एनर्जी ऑफ पी एक्स ऑर्बिटल, ई का मतलब एनर्जी, इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ पी वाई ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ पी जेड ऑर्बिटल, पी जेड ऑर्बिटल, ठीक। यहां पर आइए, यहां पर भी वही है, ठीक है। ये वाले ऑर्बिटल, ये वाले ऑर्बिटल, ये वाले ऑर्बिटल, ये वाले सब की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। यानी कि आप लिख सकते हो एनर्जी ऑफ डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ डी वाई जेड इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ डी जेड स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ डी डी एक्स जेड, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अच्छा अब आप देखो जरा ध्यान से, डी सबशेल के लिए कितने ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, 2, ठीक। तो अगर हम इन सबको फिल कर दें, ये सारे पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से एक बात आपको पता चलेगी आज के बाद कि डी सबशेल कभी भी लिखा हो केमिस्ट्री में, तो डी सबशेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10। काउंट कर लो, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 10, ठीक। तो कभी भी ऐसा लिखा होगा जब आप पढ़ाई करोगे, ठीक। डी की पावर 10, तो समझ जाना वो लोग कहना चाहते हैं कि डी सबशेल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कैसे, उसकी कहानी ये है, डी सबशेल में टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो भाई 5 ऑर्बिटल में टोटल कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सबशेल, इन एनी सबशेल, किसी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला बताओ। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 2l + 1। अब आप चेक कर लो भाई, एक एक करके चेक कर लो। फर्स्ट
L इज इक्वल टू 0 के लिए अगर मैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछूं, क्या पूछूं? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछूं तो कितने आ जाएंगे बताइए, कितने आ जाएंगे बताइए? 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी देके रखा है? 0 प्लस 1, आंसर आएगा 1। अब आप खुद समझो, खुद समझो, खुद समझो, खुद समझो। अच्छा यहीं पे एक चीज और नोट कर लेना, यहीं पे एक चीज और नोट कर लेना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सबशेल, इन एनी सबशेल, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे किसी सबशेल में? भाई ये किसको बता रहा है? ऑर्बिटल के नंबर को, है ना? ये किसको बता रहा है? ऑर्बिटल के नंबर में को। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये किसको बता रहा है? ऑर्बिटल के नंबर को ना। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इतने ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 2 इन द ब्रैकेट 2l+1, ठीक। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहां देख लो एल की वैल्यू 0 दिया तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आएंगे? 1। और वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? अगर एल की वैल्यू 0, थर्ड जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, एल इज इक्वल टू 2 के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाते हैं? 2 इंटू एल इज इक्वल टू 2 के लिए 2 टू 4 और 5 ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन टोटल 10 हो जाते हैं, ठीक। क्योंकि m की वैल्यू क्या क्या है? -2, -1, 0, +1, +2, ये ऑर्बिटल्स को दिखा रहे हैं। अब सुनो इसकी समरी, ये सब शेल है, ठीक। और यहां टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट इन एनी सबशेल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट नहीं ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट नहीं बोलेंगे, ऑर्बिटल्स, ठीक। इन एनी सबशेल, ठीक। अब आप चेक कर लो एस सबशेल के लिए एल इज इक्वल टू 0 है तो 2l+1 लगाओगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए फॉर्मूला 2l+1, सो 2 इंटू 0+1, 1 ऑर्बिटल, ठीक। नेक्स्ट है पी सबशेल के लिए एल इज इक्वल टू 1 लगाओगे, ठीक। तो कितने आ जाएंगे यहां से ऑर्बिटल्स? 2 इंटू 1+1, 2l+1 लगाया 3 आ गए, ठीक। डी सबशेल के लिए, ठीक, डी सबशेल के लिए एल इज इक्वल टू 2, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ जाएंगे? 2 इंटू 2+1, 2 टू 4+1 कितना होता है? 5, ठीक है। नाउ एफ सबशेल के लिए एल इज इक्वल टू 3, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 3 और +1, 7 ऑर्बिटल्स, ठीक। एंड सो ऑन टू, एक और निकाल लो जी सबशेल के लिए एल इज इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4 और +1, 2 4 8 +9। अब सुनो, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसलिए s की पावर 2, यानी कि एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 6, तो p की पावर 6, यानी कि p सबशेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम 6, फिर 2 5 10, तो d की पावर 10, यानी कि d सबशेल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, और f सबशेल में 2 7 14, और g सबशेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। इसका कोई काम है नहीं तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, बस आपको इतना पता होना चाहिए। एस में मैक्सिमम 2, पी सबशेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी सबशेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ सबशेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है ना? ठीक। क्वेश्चन पूछा उसने आपसे, क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाउ मैनी ऑर्बिटल्स, हाउ मैनी ऑर्बिटल्स इन डी सबशेल,
हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इन डी सबशेल, डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? ऑप्शन ए इज 2, ऑप्शन बी इज 7, ऑप्शन सी इज 3 एंड ऑप्शन डी इज 5। चलो बताओ डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, कैलकुलेट करिए 12+1 रूल से। डी सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 12+1 से। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी बता रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सही है। डी सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी हो जाती है? 2, याद है ना? तो ऑर्बिटल्स कितने आ जाएंगे? ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या होता है? 12+1। तो 2 इंटू एल की वैल्यू 2+1, टोटल हो गए कितने? 5। तो डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? टोटल 10। ठीक है ना? चलो अब सुनिए ध्यान से। अब आपको एक बात पढ़नी है जरा, क्या? यहीं पे हेडिंग लगाते हैं। डिफरेंस बिटवीन, ये एग्जाम में आता है, स्कूल में क्वेश्चंस है ना। डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट, जो बोर मॉडल में आपको ऑर्बिट बताया गया था, एंड ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में क्या डिफरेंस है? नाउ ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स में क्या डिफरेंस होता है? ठीक, तो देखिए देखिए नंबर 1 पॉइंट, ये जो ऑर्बिट वाला टर्म है, ये टर्म कहां से आया है? दिस टर्म इज रिलेटेड टू बोर थ्योरी। ठीक, ये वाला टर्म बोर थ्योरी से रिलेटेड है। उसके बाद ऑर्बिटल टर्म जो आया है, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में क्वांटम नंबर को दिखाता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में क्वांटम नंबर को दिखाता है। भाई ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल को नंबर से दिखाते थे आप, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का कोई क्वांटम नंबर है, ओके, या उसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट इज, ये जो ऑर्बिट होते थे, जहां पर n इज इक्वल टू, वहां आप 1 2 3 4 लिखते थे, याद है? यहां पर भी ऑर्बिटल्स को भी आप मतलब कुछ नंबर से ही दिखाते हो, ठीक है ना? ये एनर्जी लेवल को शो करते थे, एनर्जी लेवल, और सर्कुलर पाथ को शो करते थे। बोर का मॉडल पूरा पढ़ के आए हुआ है ना। एनर्जी लेवल को शो करता था, जो n इज इक्वल टू 1 होता था वो फर्स्ट एनर्जी लेवल, n इज इक्वल टू 2 सेकंड एनर्जी लेवल होता था, एंड सो ऑन टू। ठीक, यहां पर n की वैल्यू आपकी क्या होती थी? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टू। ठीक, ये सेकंड डिफरेंस यहीं पे लिखा है सामने। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर होता है आपका क्या नाम है, ऑर्बिटल को आप m से दिखाते हो ना, m से, और इसको आप n से दिखाते थे। m जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती थी? m का मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, 0 +1 +2 एंड सो ऑन टू। याद है? -l से +l, -1 -2 -3 एंड सो ऑन टू। सही है? उसके बाद अब देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहीं पे छोटा सा कर दें क्या? समझो, देखो ऑर्बिट की जो बात करी थी किसने? बोर ने, है ना? वहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी के बारे में नहीं बताया था उसने कि इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा, ये नहीं बताया था। ठीक है ना? मतलब लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, अगर एन की वैल्यू दी है तो आप ये नहीं बता सकते इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा। लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर आपको ऑर्बिटल नंबर पता है, तो ऑर्बिटल क्या होते थे? ऑर्बिटल एटम के अंदर
न्यूक्लियस के चारों तरफ वो स्पेस होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 95% होती है। तो कहने का मतलब है कि 95% चांसेस है कि अगर ऑर्बिट नंबर पता है तो वहां पे वो एक ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग, तो 95% अप्रॉक्स फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी। करेक्ट। तो ये सारी बातें, इसके बाद नेक्स्ट देखिए जरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कह रहा है कि हाउ मैनी सबशेल्स सबशेल्स प्रेजेंट इन थर्ड शेल। अब ये एक सवाल मैंने रेंडमली पूछ लिया आपसे, देखते हैं आप बताओगे क्या। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी है 2, है ना, ऑप्शन सी है 3 एंड ऑप्शन 4 है 5। चलो बताओ, देखते हैं क्या सोचोगे। बताओ, थर्ड शेल है और उसमें कितने सब शेल होंगे, बताओ। थर्ड शेल है, उसमें कितने सब शेल होंगे, सोच समझ के तब बताइएगा, गलत मत बताइएगा। 3, वेरी गुड। याद है क्या पढ़ाया था उसने? जो शेल नंबर होगा, जो शेल नंबर होगा उतने ही सब शेल होते हैं। जो शेल नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ सब शेल होते हैं। n इज इक्वल टू कितना दिया उसने? 3। तो 3 क्या उसका शेल नंबर है, तो सब शेल कितने होंगे? 3। कौन कौन से, कौन कौन से, कौन कौन से? 0 टू 3 माइनस 1, यानी कि 0 टू 2, यानी कि एल की वैल्यू 0 1 एंड 2। ठीक,